हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अगस्त ऑफर एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके बारे में हम डिटेल में इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये अगस्त ऑफर है और इंडिविजुअल सत्याग्रह है, इससे पढ़ने से पहले जितने भी हमने पीछे लेक्चर्स को पढ़ा था, ठीक है, उसको हमने, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में भी एक फ्लो चार्ट के माध्यम से रिविजन किया था, ताकि क्या हो, आप सबके दिमाग में इन सारी चीजों का एक मैपमेंट तैयार हो जाए, ताकि क्या हो जाए, आप लोग जो है वो इजिली चीजों को याद कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम उन सारी चीजों को एक बारी इसका डिस्कस कर लेते हैं, ग्लांस देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आप सबको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, वहां से हमने शुरुआत की थी, ठीक है, और आगे भी जो है हम सारे पिछले चीजों का फिर से रिवीजन भी करेंगे, तो आप वीडियोस जो है उसके साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एक्ट आया था कब, 1919 में, जिसको हम क्या कहते थे, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, आपको मैंने बताया था कि हर 10 साल पे एक अगला फिर से क्या होता है, कानून आता है अंग्रेजों के द्वारा पिछले कानून की समीक्षा करने के लिए। तो उसके बाद क्या आता है, साइमन कमीशन, जो कि 1927 में आता है। अब ये पहले क्यों आ जाता है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि जाइए और उन सारी वीडियोस को भी आप जरूर देखिए, ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए और आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद मिले। तो चलिए, फिर साइमन कमीशन कब आ जाता है, 1927 को। और फिर गांधी जी ने क्या लॉन्च कर दिया था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। और क्योंकि कांग्रेस और गांधी जी शामिल नहीं होती है फर्स्ट आरटीसी यानी कि गोलमेज सम्मेलन में, तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो कि 1930 में होता है, तो उसके बाद क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है, यानी कि गांधी इरविन का समझौता होता है, ठीक है। और जो कि कब होता है, 1931 में, 1931 में। और इसके बाद फिर जब गांधी जी मान जाते हैं तो फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और उनके बाद में क्या, कांग्रेस जी, मतलब उनके साथ ही शामिल होती है, जिसको गांधी जी ही रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को वहां पे। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था, तो आप आरटीसी वाला भी लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। हमने एक एक चीजें डिटेल में बात की है, तो अब सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी, क्वेश्चन थे, उन सारी चीजों को डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को जरूर देखना। चलिए, फिर जब सेकेंड आरटीसी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, जो ब्रिटेन के पीएम होते हैं रैमजे मैकडोनल्ड, उनके द्वारा। और इसके बाद क्या हो जाता है, गांधी जी, आप सबको पता है कि सेकेंड आरटीसी में क्या हो जाते हैं, नाराज होके आते हैं वहां से। तो मतलब जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो यरवदा जेल में क्या होता है, उन्होंने आमरण अनशन पे बैठते हैं। और फिर उसके बाद अंबेडकर और गांधी जी का पूना समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है, जो कि कब होता है, 1932 वाले टाइम पे, ठीक है। तो देखिए, ये टाइमलाइन मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको बस आप ईयर याद रखो, किसके बाद कौन सी घटना घटी थी, ठीक है, किस घटना का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अगर ये सारी चीजें आप दिमाग में रखोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, याद होगी। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाइट पेपर इश्यू हो जाता है 1932 में ही। और फिर क्या हो जाता है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। तो इन सारी चीजों को हमने पिछले लेक्चर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब देखिए, अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, तो इसी के बेसिस पे क्या होता है, अब क्योंकि एक समझ लो, क्या छोटा सा संविधान, आप समझ लो पूरा संविधान तो ये नहीं था, लेकिन हाँ एक उसका रूप था, तो उसके आधार पे क्या होगा, अब प्रांतों में इलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए, जब स्वराज पार्टी बनती है, तो उसका भी उद्देश्य क्या था कि अब हम जो है वो सरकार में घुसेंगे, ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो अब हमारे भी उसमें रोल होनी चाहिए, ताकि क्या हो, जो भी वो गलत काम कर रहे हैं उसको हम क्या कर सके, रोके, और हमारी जो सरकार हो उसमें भी हम शामिल हो सके, लोगों के हित में हमारी काम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ के लोगों ने भी डिसाइड किया था। और अंग्रेजों ने भी क्या किया, प्रोविंशियल, अब आगे चल के 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन करवाया, प्रांतीय चुनाव करवाए। तो चलिए उसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि अब कौन सी घटना के बाद क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है 1937 में क्या होता है, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि प्रांतीय चुनाव होता है, ठीक है। और देखिए, इस चुनाव में क्या होता है, इस चुनाव में कांग्रेस जो है वो भारी बहुमत से जीती है। मतलब आप समझ लो कि 11 प्रांत होता है, टोटल 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और इन 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंस में किसकी जीत होती है, कांग्रेस की ही सरकार बनती है, जिसमें से 5 प्रोविंस में तो आप ये समझ लो कि उनकी स्पष्ट बहुमत होती है, और बाकी के 3 जो प्रांत होती हैं उसमें उनकी मिलीजुली सरकार बनती है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि टोटल 8 प्रोविंस में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की ही सरकार बनती है। और बाकी की जो बची हुई 3 है उसमें
दूसरे दूसरे पार्टीज की भी सरकार बनती है, ठीक है। और इसमें जो है मुस्लिम लीग का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस होता है। वहीं मुंबई में अंबेडकर जी की जो पार्टी होती है इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, उनको भी 13 सीट मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टीज का यहाँ पर सरकार में वो शामिल होती है, वहां की प्रांतीय सरकार में, ठीक है। अब देखिए जब ये प्रांतीय चुनाव हो जाता है उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है आपका 23 मार्च 1940 को क्या होता है, 23 मार्च 1940 को डिमांड किया जाता है पाकिस्तान का। किसका? डिमांड ऑफ पाकिस्तान किया जाता है। अब देखिए मैंने आप सबको बताया था कि मुस्लिम लीग कब बनती है। मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? तो आगा खां के द्वारा और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। हमने डिटेल में पढ़ा था इस चीज के विषय में। और देखिए उसके बाद जैसे आईएनसी का डिफरेंट जगह पे क्या होता है, सेशंस होते थे, मीटिंग्स होती, इसी तरीके से इनके भी मीटिंग्स होती थी। और 1930 को जब इनका क्या होता है, इलाहाबाद में एक सेशन होता है, तो इस वाले सेशन में मोहम्मद इकबाल जो कि इनके लीडर होते हैं, कौन होते हैं? मोहम्मद इकबाल। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मतलब ये चीज प्रस्ताव रखा था कि धर्म के आधार पर हमें भी क्या मिलना चाहिए, एक पृथक राज्य मिलना चाहिए, एक अलग स्टेट हमें प्रोवाइड की जाए, ताकि क्या रहे, हमारे जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स है, वो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही रहे, ठीक है। तो क्या हो कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इनको भी क्या चाहिए था, एक स्टेट चाहिए था, ठीक है। और जैसे कि वो सारे स्टेट, जैसे आप समझ लो पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है, ये सारे प्रांत मिलकर के एक प्रांत हो और इनको धर्म के आधार पर मतलब ये राज्य मिले, ठीक है। अब देखिए 1933 में मैंने आप सबको बताया था कि 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट होते हैं चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, नाम दिया था पाकिस्तान का, ठीक है। तो पाकिस्तान नाम जो है उसी समय से पिक्चर में आया था, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था। तो बस इतना ही जाना है आपको कि 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था, ये पाकिस्तान का डिमांड हुआ था। और इसकी हम बैकग्राउंड को जाने तो 1930 में ही जो मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद वाला सेशन होता है, उसमें मोहम्मद इकबाल जो है वो धर्म के आधार पर एक मुस्लिम राज्य की मांग करते हैं, ठीक है। और फिर आप सबको पता है कि पाकिस्तान नाम कहां से आया आखिर, तो 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया था। अब देखिए ऑफिशियली जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना ने जो लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, वहां पे ये डिमांड करते हैं औपचारिक तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान का, कि अब हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, एक अलग राज्य तो चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो वो कौन सा सेशन होता है, लाहौर वाला सेशन होता है मुस्लिम लीग का, जहां पे जिन्ना इस चीज का डिमांड करते हैं। और इस तरीके से 23 मार्च 1940 को ऑफिशियली फाइनली जो है वो पाकिस्तान का डिमांड कर दिया जाता है। तो ये कहानी हो गई, ठीक है। तो देखिए हमने 1935 में जान लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसी के बेसिस पे क्या हो गया, इलेक्शन करवा दिए जाएंगे प्रोविंस में, ठीक है। हमारे लोग भी हैं जो सरकार में शामिल हो जाएंगी अलग अलग प्रांतों में। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1940 में 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ऑफिशियली पाकिस्तान का डिमांड कर दिया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब जो है अंग्रेज क्या करेंगे, लालच देंगे भारतीयों को, क्या, अगस्त ऑफर के माध्यम से। किस चीज के माध्यम से, अगस्त। और इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं आपको जस्ट अभी फ्लो चार्ट बता रही हूँ। 8 अगस्त 1940 को क्या हो जाएगा, अगस्त ऑफर आएगा, ठीक है, अगस्त ऑफर आएगा। और इसी का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि कब होता है, 17 अक्टूबर। देखिए इसका डेट याद रखोगे, नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ अगस्त ऑफर का डेट आपको याद होना चाहिए, 8 अगस्त 1940। और देखिए साल कितना सिमिलर है, बस प्रोविंशियल इलेक्शन जो है वो 1937 में हुआ ना, बाकी देख रहे हो 1940 में ही पाकिस्तान का डिमांड हुआ है, 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। और देखिए 1940 में ही क्या हुआ है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्योंकि अगस्त ऑफर जो है वो पेश किया था अंग्रेजों ने, इसीलिए क्या होगा, इसी के विरोध में जो भारतीय हैं वो क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा, ठीक है, डन। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, अभी हम आज के लेक्चर में अगस्त ऑफर और इंडिविजुअल सत्याग्रह को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसके आगे क्या होता है, जब अंग्रेजों के द्वारा दिया गया लालच में जब इंडियंस नहीं फंसेंगे, तो अब उसके बाद फिर से वो कौन सा लॉलीपॉप पकड़ाएंगे इंडियंस को, वो पकड़ाएंगे क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, जिसको कि हम फर्दर लेक्चर में जानेंगे। क्रिप्स मिशन जो कि कब होता है, 1942 में। और देखिए इसी का फिर से विरोध किया जाता है। और जब आप भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको पता ही है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है, क्विट इंडिया
मूवमेंट, वो भी कब होता है? देखो 8 अगस्त डेट ना, आप देखना बहुत सारे मूवमेंट में ना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 अगस्त बहुत, जैसे कि आप देख रहे हो अगस्त ऑफर भी कब आया था? 8 अगस्त। इसी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन भी 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें हमने देख ली। प्रोविंशियल इलेक्शन देखा, फिर पाकिस्तान का डिमांड होता है 1940 में, 1940 में ही 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर उसी का विरोध होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका क्रिप्स मिशन 1942 में, और उसी साल 8 अगस्त 1942 को क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया जाएगा। तो इन सारी चीजों को हमने देख लिया, एक फ्लो चार्ट पिछला भी सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से एक एक चीजों को दिमाग में रखना, चीजें आपको बहुत इजिली याद होगी। अब बीच की कहानी तो याद हो ही जाती है, मेन याद रखना है कि कौन सी चीजें, कौन सी घटना जो है वो किस साल घटित हुई थी। तो इस तरीके से आप माइंड मैप्स के थ्रू याद रखोगे तो सारी चीजें आपको ढंग से याद होगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में, अगस्त ऑफर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इसका डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट और साल। कब आया था अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव? तो 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, अब देखिए अगस्त प्रस्ताव के आने का कारण क्या था, क्या वजह थी? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि विश्व युद्ध 2 शुरू होता है। देखिए, विश्व युद्ध पहला तो आपको पता ही होगा 1914 से 18 के बीच में चला था। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला था? 1939 टू 1945, यानी कि 1939 से 1945 तक। ठीक है, और देखिए, हालांकि अभी हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, 1939 में जब ये शुरू हुआ था तो जो जापान थी, ठीक है, जापान जो वो धीरे धीरे करके क्या हुआ था, जो दक्षिणी पूर्वी एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, उनको क्या कर रही थी, उनको अपने अधिकार में ले रही थी, धीरे धीरे उनपे कब्जा कर रही थी। और वो किस तरफ बढ़ रही थी? हमारे भारत की तरफ भी बढ़ रही थी। और उस समय भारत किसके अंडर था? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के अंदर था। ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी हमारा जो भारत है वो। तो अंग्रेजों को ये डर हुआ कि अब जो है धीरे धीरे करके वो क्या कर रहे हैं, जितने भी दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो जितने भी दक्षिणी पूर्वी देश है उन सब पे अधिकार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे हाथ से भारत भी चला जाए, छिन जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से भारतीयों से हेल्प मांगा कि आप हमारी मदद करो दूसरी विश्व युद्ध लड़ने में। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ने में, यहाँ से हमें लोग दो ताकि हम उनको सेना में भर्ती करें और इस तरीके से हम दूसरा विश्व युद्ध को लड़े। ठीक है, और उन्होंने बिना भारतीय नेताओं के सहमति के, बिना इनके कंसेंट के क्या किया, यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाता है, और आगे जो है वो क्या करेंगे, इसका अगस्त प्रस्ताव भी देंगे, ठीक है, लालच भी देंगे, और इसी का विरोध होगा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। उसके बाद क्या होगा, जापानी का डर था उनके अंदर में कि क्या होगा, वो हम पे हमला कर देंगे, मतलब भारत के ऊपर हमला कर देंगे, तो वो मदद मांगते हैं और बिना यहाँ के नेताओं के क्या करने लगेंगे, जबरन जो है वो यहाँ के लोगों को सेना में शामिल करने लग जाते हैं। डन। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होता है, इसके विरोध में कांग्रेस जो है, यहाँ की पार्टी आपको पता है सबसे बड़ी पार्टी थी। तो आपको पता है कि मैंने बताया कि 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है तो क्या होता है, प्रांत में कांग्रेस की सरकारें होती हैं। तो लोगों ने जो है, वहां के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वहां की जो सरकार होती है, उन्होंने क्या किया, अपने अपने पोस्ट से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। क्यों? इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देना शुरू कर दिया। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, वहां पे डिलीवरेंस डे मनाया था। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, जस्ट एक फैक्ट है, तो मैंने बता दिया। अब देखिए क्या होता है, जब लोग इस्तीफा देना शुरू करते हैं, और ये क्या होता है, आईएनसी की यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाती है। आईएनसी की क्या होती है, जैसे हमेशा सेशंस होते हैं उनके, तो मीटिंग, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना था, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है। कहाँ पे? रामगढ़ वाले जगह पे। और रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। तो रामगढ़ झारखंड में क्या होता है, आईएनसी का सेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, यहाँ पे रामगढ़ सेशन होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड में। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं इस वाले सेशन के, वो कौन होते हैं, वो होते हैं आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, बाकी हमने कांग्रेस सेशन को बहुत अच्छे से एक लेक्चर में कवर किया था, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब देखिए, इसमें बात किस चीज के विषय में की जाती है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो डिमांड किया जाता है कि अब जो है हमें क्या चाहिए, पूर्ण तरीके से हमें स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अब तक जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे, बार बार रट रहे थे डोमिनियन स्टेटस। तो पहले तो भारतीय भी रेडी थे, लेकिन अब देखिए पिछले कई बार से हम पढ़ रहे हैं कि अब क्या चाहिए, भारतीयों को पूर्ण आजादी चाहिए,
पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो इस चीज के विषय में यहाँ पे क्या होता है, डिस्कशन होता है। वो डिमांड करते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और आगे चल के जो है इसी साल सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया था। कि क्यों, क्योंकि हम अब ये क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे डोमिनियन स्टेटस से, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। और देखिए ब्रिटिश जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी। एक उनके ऊपर क्या प्रेशर था कि जापान का डर था कि जापान जो है अब किस तरीके क्या करेगी, कब्जा कर लेगी भारत के ऊपर भी। दूसरा, भारतीय भी क्या कर रहे थे, वहां पे सरकार से रिजाइन कर रहे थे, प्लस में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो थी वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, इसलिए अब ब्रिटिश जो है वो, ब्रिटेन जो है वो क्या करेगी, वो अगस्त प्रस्ताव देगी। अब समझ लो भारतीयों को एक लालच देगी, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है अगस्त प्रस्ताव में, वो हम देखते हैं। तो डेट मैंने आप सबको बता दिया, 8 अगस्त 1940 को। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया। तो उस समय के जो करंट वाइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिलिंथगो, ठीक है। तो लॉर्ड जो लिलिंथगो थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। कैसे किया जाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आता है। और किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो वो होते हैं उस समय के करंट वाइस रॉय लॉर्ड लिलिंथगो, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, वो क्या था कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, उनको कॉपरेशन चाहिए, सहयोग चाहिए दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, किनको, अंग्रेजों को। इसलिए वो क्या कर रहे थे, एक प्रस्ताव दे रहे थे, अगस्त प्रस्ताव। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजंस थे जो वो अगस्त ऑफर के थ्रू भारतीयों को प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रस्ताव ये था कि आप सबको मैंने बार बार बताया कि डोमिनियन स्टेटस, तो बस सबसे पहला वो यही पॉइंट अपना रख रहे थे कि हम अब क्या करेंगे, भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको पता ही है आजादी तो देंगे लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, यानी कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहेगी, जैसे फॉरेन डिफेंस, ये सारी चीजें, और उसके अंडर में तुम अपना राज करो, तुम्हें हम आजादी इतनी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अब भारतीयों को चाहिए थे नहीं, तो पहला वो प्रस्ताव में जो प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, वो यही था कि हम तुम्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस की बात की थी उन्होंने, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये बोला था कि हम एक क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आप समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जिसमें क्या होगा, अब भारतीय भी शामिल होंगे। आपको याद होगा कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। 7 के 7 मेंबर्स जो थे, सातों के सातों जो सदस्य थे, वो क्या थे, वो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से पूरे भारत में इस चीज का विरोध किया गया था, काले झंडे भी दिखाए गए थे, तो उन्होंने इस पॉइंट को इस समय बदल लिया कि चलो तुम्हारे लिए संविधान तो हम बनाएंगे, ठीक है, एक बॉडी को हम प्रिपेयर करेंगे, संवैधानिक बॉडी को, लेकिन उसमें जो सदस्य होंगे, मतलब अंग्रेज के तो रहेंगे ही, प्लस में भारतीय भी उसमें सदस्य जो है वो शामिल होंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने एक चीज रखी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे जिसमें कि भारतीय होंगे, लेकिन कब, अभी नहीं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो तो भारतीयों से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और जबरन वो जबरदस्ती भी कर रहे थे, भारतीयों को शामिल करने लगे थे, वो तो हम बाद में आप पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, तो ताकि आप लोग हमें सहयोग करो दूसरे विश्व युद्ध में, और हम क्या करेंगे, इसके बदले आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, संवैधानिक जो बॉडी है वो बनाएंगे, आपके लिए कानून हम बनाएंगे, और आपको इसमें हम शामिल भी करेंगे इस बार, ठीक है, ये बताते हैं वो। और क्या बोलते हैं कि जो हमारे देश में माइनॉरिटीज थी, आपको पता है माइनॉरिटीज कौन से, मुस्लिम्स है, जितने भी माइनॉरिटीज रिलीजन है, क्रिश्चियन है, सिक्स है, उन सबको क्या करेंगे, वीटो पावर प्रोवाइड करेंगे। वीटो पावर मतलब क्या होगा कि उनको हम, अगर जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, मतलब मान लो अगर हम संविधान प्रिपेयर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उनकी अगर रजामंदी नहीं होगी, जब तक वो अग्री नहीं करेंगे, सारे पॉइंट्स जो पॉइंट्स उसमें बनेंगे, जब तक वो अग्री नहीं करते हैं उन सारी चीजों से, तब तक क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं किया जाएगा, संविधान को लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक वीटो पावर प्रोवाइड करते हैं किनको, माइनॉरिटीज को, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, कंसेंट जो सहमति है माइनॉरिटीज की संविधान बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की सहमति भी इसमें बहुत ज्यादा अनिवार्य हुई। और क्या, जो वाइसरॉय थी, ठीक है, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कार्यकारिणी परिषद है, उसका क्या करेंगे, ये एक्सपेंशन करेंगे, मतलब उसको और बड़ा करेंगे। कैसे, उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय सदस्यों को शामिल करेंगे। यानी कि देखिए ब्रिटिश मेंबर तो थे और भारतीय सदस्य भी थे, लेकिन अब क्या होगा कि उसमें मैक्सिमम, मतलब अंग्रेजों से ज्यादा क्या होंगे, उसमें भारतीय सदस्य होंगे, ठीक है। तो वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसका विस्तार करेंगे, और उसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वो भारतीय होंगे, ठीक है, अधिक भारतीय उसमें सदस्य होंगे, ठीक है।
और आगे चल के वो क्या करेंगे कि एक डिफेंस पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, ठीक है, एक रक्षा विभाग भी बनाएंगे और इसमें भी भारतीय सदस्य को क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है। और जो वॉर एडवाइजरी काउंसिल होंगे उसके सदस्य भारतीय भी होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को उन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया था अगस्त प्रस्ताव में। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब देखिए, अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब कि जो भारतीय वो किस तरीके से प्रतिक्रिया देंगे अपनी इसमें। तो देखिए, जो आईएनसी थी, जो कांग्रेस थी, उन्होंने क्या बोला, इसको, इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया, पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इन सारी चीजों को, ठीक है। क्योंकि अब जो है यहाँ के लोग को क्या चाहिए थी, पूरी आजादी चाहिए थी, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो अब ये डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसीलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमारा काम जो है वो डोमिनियन स्टेटस से नहीं चलेगा, ठीक है। और उन्होंने एक चीज का विरोध किया, जो कि क्या था वो माइनॉरिटी को क्या प्रोवाइड कर रहे थे, वीटो पावर, ठीक है। तो इसका भी विरोध कर रहे थे कौन, कांग्रेस विरोध कर रही थी। और देखिए, नेहरू जी ने यहाँ पे एक टिप्पणी भी दी थी, अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा था, दरवाजे में जंग लगी कील कही थी। क्या कही थी कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है वो क्या है, दरवाजे में जंग लगी कील है, ठीक है। क्योंकि ये पुराना हो चुका है, तुम बार बार एक ही बात हमें कह रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमें अब ये नहीं चाहिए, ये बातें पुरानी हो गई है। तो ये दरवाजे में जैसे जिस तरीके से कील में जंग लग जाती है ना, ये उसी के बराबर है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था उनका, क्योंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मान लो आपको ये दे दिया जाएगा कि दरवाजे में जंग लगी कील किन्होंने कहा था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के लिए, तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है, किन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। ओके, अब देखिए, कांग्रेस ने तो इस तरीके से अपना प्रतिक्रिया दिया था अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ। अब मुस्लिम लीग ने कैसे दिया था, देखिए, जो माइनॉरिटी वाली बात थी ना कि माइनॉरिटी को वीटो पावर दिया जा रहा है, इस चीज से क्या किया था, उन्होंने इसका स्वागत किया था। अगस्त ऑफर को उन्होंने क्या किया था, सोचा था कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि क्या कर रहे थे वो, उन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज को इसमें पूरा अधिकार है कि उनका कंसेंट पूरी तरीके से लिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। लेकिन देखिए, उन्होंने एक और डिमांड को रखा था, क्या, पाकिस्तान का, कि उन्हें क्या चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। और इसका ऑफिशियली अनाउंस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कब कर दिया जाता है, 23 मार्च 1940 को। तो उन्होंने ये डिमांड रखा हुआ था अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि अभी ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। अभी क्या मतलब, उन्होंने इसको साफ तरीके से खारिज कर दिया था, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि पहले तो ये उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका जो ये डिमांड है वो खारिज होता है, वो भी क्या करते हैं, अगस्त प्रस्ताव को वो भी पूरी तरीके से, जो मुस्लिम लीग होती है वो भी खारिज कर देती है। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भी खारिज कर दिया और आपको कांग्रेस ने तो खारिज कर ही दिया था, ठीक है। तो उन्होंने स्वागत क्यों किया था, ताकि उनको माइनॉरिटी वाली जो बात थी कि उनके भी कंसेंट होंगे, इसलिए उन्होंने स्वागत किया था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान का जो है डिमांड उनका पूरा नहीं होता है, इसलिए उसको खारिज कर दिया था, किसको, अगस्त ऑफर को। तो देखिए, इसमें हमने क्या क्या चीज पढ़ी अगस्त ऑफर में, ठीक है। अगस्त ऑफर में हमने जो इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे पहले तो इसका डेट आपको याद रखना है, कब हुआ था, 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। यही चीज थी जो कि आप यहाँ देख पा रहे हो, 8 अगस्त। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि ये किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जो उस समय के वाइसरॉय थे वो कौन थे, लिलिंथगो, ठीक है। लिलिंथगो थे, ठीक है, लॉर्ड लिलिंथगो। अब देखिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट उन्होंने जो प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव तो आप सबको पता ही है कि किसी तरीके से भारतीयों का उन्हें सहयोग चाहिए था वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। और प्रोविजंस क्या क्या थे इसमें, ठीक है, प्रावधान क्या क्या थे। तो प्रोविजंस यही था कि वो क्या करेंगे, डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे भारतीयों को, इंडियंस को, ठीक है। और क्या उन्होंने बोला था कि हम जो है वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। और इसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो कौन होंगे, मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो इंडियंस होंगे। डन। और उन्होंने क्या बोला था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे, ठीक है, बॉडी बनाएंगे जिसमें कि मेंबर्स कौन होंगे, इंडियंस होंगे, मतलब कि इंडियंस को भी हम इसमें शामिल करेंगे। और माइनॉरिटीज जो थी भारत के अंदर, उनका भी कंसेंट इंपॉर्टेंट होगा, उनकी भी सहमति इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और आगे चल के वॉर एडवाइजरी काउंसिल भी बनाएंगे हम, लेकिन
उसमें भारतीयों को भी शामिल करेंगे। और ये सब हम कब देंगे, ये सारी चीजें जो है वो कब प्रोवाइड की जाएगी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके का लालच देते हैं भारतीयों को। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि इस चीज को आईएनसी प्लस में मुस्लिम लीग, इन दोनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है कि हमें नहीं चाहिए आपका अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, और देखिए क्योंकि अब ये क्या कर लेते हैं, जब भारतीय जो है इसको मानने से इनकार कर देते हैं तो ये जबरन जो है वो भारतीयों को क्या करने लगते हैं, सेना में शामिल करने लग जाते हैं दूसरे विश्व युद्ध को लड़ने के लिए। ठीक है, और इसी का विरोध करने के लिए अब क्या होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमने देखिए जान लिया। तो बस आपको यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दे रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डेट मैंने बता दिया किसके द्वारा है, वैसे मैंने यहाँ पे तो लिख के शॉर्ट में बता ही दिया है, बाकी यहाँ पे भी मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रही हूँ। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात उन्होंने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ठीक है, वाइसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका एक्सपेंशन। ओके, इन सारी चीजों को मैंने बता दिया और खारिज कर लिया गया, ये सारी चीजें भी बता दी मैंने। डन डन। अब चलिए हम बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह की। अब देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, मैंने आपको बताया कि ये कब हुआ, ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, कोई भी आंदोलन जब जिसकी शुरुआत होती है तो उसका जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डन, कि कहाँ से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी। सबसे पहले हमने जाना ये कब हुई थी, 1940 में। कब, 1940 में, अक्टूबर 1940 में। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। और इसकी जो शुरुआत है वो आपका महाराष्ट्र का एक जगह है वर्धा, वहीं पे पवनार आश्रम है। क्या है, पवनार आश्रम। डन, पवनार आश्रम। तो वहीं से गांधी जी ने इस आंदोलन का क्या किया, क्या की थी, लॉन्च की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, डन। अब देखिए ये जो इनका आंदोलन था वो कैसा था, ये एक सिंबॉलिक था। ठीक है, नॉन वायलेंट था। देखिए गांधी जी का हमेशा ये उद्देश्य रहा है, और उद्देश्य क्या, वो तो सत्य और अहिंसा पे ही चलते थे। तो उन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन, आपको भी पता है बाकी आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी कैसा होना चाहिए था, अहिंसात्मक होना चाहिए था। आपको पता ही है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें क्या हुआ था, चौरी चौरा वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें क्या अहिंसा तरीके से तो यूज, मतलब सॉरी, हिंसा हुई थी उसमें, और हिंसा की वजह से तो उन्होंने क्या कर दिया था, इसको पोस्टपोन कर दिया था। तो सत्य और अहिंसा उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके लिए, गांधी जी के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो उनका जो मूवमेंट था, ठीक है, उसको सबसे पहले तो वो नॉन वायलेंट रखेंगे, प्लस में इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई थी। वो क्या थी, वो जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज थी वो नॉन मास मूवमेंट था। कैसा मूवमेंट था, मतलब कि नॉन मास मूवमेंट है, यानी कि उसमें अब जो जन है, जो लोग है, वो मिलके मास में मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि ये नॉन मास मूवमेंट था। डन। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि ये जो मास, मतलब ये जो मूवमेंट होगा, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसमें हम किस चीज की बात करेंगे, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे, यानी कि हमें भी अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, हमें भी क्या चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसके लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो था कि क्या हो, अब भारतीयों को जो है वो फोर्स न किया जाए। क्यों, मतलब क्योंकि अंग्रेज जो है वो जबरदस्ती करके दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर रहे थे। तो इस चीज का वो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। तो ये चीज न किया जाए। डन। तो देखिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था ताकि क्या हो, वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीयों को शामिल ना किया जाए। ओके, अब देखिए इसमें ये तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो गई कि किस डेट को हुआ था, किनके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा किस जगह से इसको लॉन्च किया गया था। तो वर्धा जो महाराष्ट्र में, वहां के पवनार आश्रम से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और इसमें मेन जो मुद्दा था कि भारतीयों को क्या किया जाए, दूसरे युद्ध में जबरदस्ती शामिल न किया जाए, यही मेन इसका मुद्दा था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पूछा जाता है वो सत्याग्रह। देखिए ये एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था, जैसा कि मैंने बताया ये नॉन मास मूवमेंट था। यहाँ पे क्या था, बाकी जितने भी आंदोलन हो रहे थे वो क्या रहे थे, मास मूवमेंट थी। लेकिन देखिए इसमें क्या था, देश में जो है वो युद्ध का माहौल था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन की वजह से फिर से क्या हो, दंगा फसाद हो जाए। इस वजह से उन्होंने क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत तरीके से, यानी कि जो सिंगल पर्टिकुलर पर्सन होंगे वो अब इस चीज का मतलब वो आंदोलन करेंगे, और जगह जगह जाके, गांव जाके, शहर जाके क्या कहेंगे, इस चीज का विरोध करेंगे कि अंग्रेज जो है वो जबरदस्ती ना करे भारतीयों के साथ में, और उनको गिरफ्तार करना होगा तो वो गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी तरीके से उन्होंने रखा कि अब हम क्या करेंगे, ताकि उनको ये भी पता चले कि भीड़ नहीं, अकेले में भी हम क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह को कर सकते हैं। ठीक है,
गांधी जी ने इस चीज का भी मैसेज दिया था अंग्रेजों को इस चीज के थ्रू, ठीक है, इस आंदोलन के थ्रू। तो देखिए इसमें चुने गए थे कुछ सत्याग्रही, ठीक है, जिसमें सबसे क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। देखिए जो पहले सत्याग्रही थे वो कौन थे, विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे थे। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि दूसरे सत्याग्रह कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो पेपर में तीसरे सत्याग्रही भी पूछ लिया जाता है। जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसमें तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो लोगों ने तो क्या किया, मतलब स्टूडेंट्स ने पहला दूसरा तो याद कर रखा था, तीसरा तो याद ही नहीं है, तो कैसे आप आंसर कर पाओगे। तो इसीलिए पहला दूसरा तो याद करना ही, आपको तीसरा भी यहाँ पे याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे, वो थे आपके ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। तो देखिए इन तीनों सत्याग्रहियों के नाम आपको एकदम याद होने चाहिए। मैं यहाँ पे डबल स्टार कर दे रही हूँ, कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी पूछ लिया जाएगा, डन। तो आप इन सारी चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो सत्याग्रही थे वो गांव शहर जा जाके क्या कर रहे थे, इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और गिरफ्तार भी हो जा रहे थे। और आगे चल के बहुत सारे सत्याग्रहियों को इस चीज के लिए गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ओके, और देखिए इसमें ये ठाना जाता है कि हम मार्च करते करते, हम प्रोटेस्ट करते करते कहाँ जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, ठीक है। तो दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से, दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से। देखिए दिल्ली चलो एक नारा है, वो यहाँ नहीं है। दिल्ली चलो नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। कब, जब वो आजाद हिंद फौज जो है वो तैयार कर रहे थे, तो उसमें जो सैनिक थे उनके अंदर जोश लाने के लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली चलो मूवमेंट है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी में जो है वो दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया था। नहीं, इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि दिल्ली चलो मूवमेंट नहीं पूछा जाता है, मैंने जस्ट इसको आप न भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन दिल्ली चलो जो नारा है वो आगे हम पढ़ेंगे कि आजाद हिंद फौज मतलब जो तैयार किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उस समय उन्होंने ये दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये जो है वो दिल्ली चलो मूवमेंट है, क्योंकि प्रोटेस्ट करते करते हमें कहां तक जाना है, दिल्ली तक जाना है, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली चलो मूवमेंट में इसको कहा जाता है, डन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि इसके महत्व क्या थी। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या थी, कि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि देखिए पहली बार, अभी तक क्या था कि संविधान तो बना रहे थे अंग्रेज हमारे लिए, ठीक है, मतलब छोटा मोटा कानून तो बना ही रहे थे क्योंकि उनको यहाँ पे राज्य करना था। तो लेकिन क्या था, उसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं होते थे। क्या होते थे, हमेशा वो खुद बनाते थे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते थे, लोग यहाँ फॉलो करते थे। लेकिन जब से साइमन कमीशन आया था, उस समय से जब भारतीय विरोध उन्होंने बहुत देखा कि पूरी तरीके से पूरे भारत में ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हुआ था, तब से क्या हुआ था, उनके दिमाग में भी क्लिक किया था कि नहीं, इनको भी शामिल करना चाहिए। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव था ना, ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसमें किस चीज की बात की गई थी, संविधान बनाने की तो बात थी ही, बाकी मतलब जो भी थे प्रस्ताव उनके उसकी तरह, लेकिन इसमें क्या थी, इसमें वो भारतीयों को भी शामिल करना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि, और इसी की वजह से क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी उसमें इंडियंस का भी रोल था, तो यही इसका महत्व था। दूसरा कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, क्योंकि देखिए इसमें क्या था कि माइनॉरिटीज जो थी, माइनॉरिटीज मुस्लिम्स थी और बाकी भी अदर रिलीजन थी। तो जो अगस्त प्रस्ताव था, तो उन्होंने जब बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे, तो उनमें क्या करेंगे, जो माइनॉरिटीज होंगी उनकी भी कंसेंट को हम मानेंगे, ठीक है। और इस चीज का अपोज किया था आईएनसी ने। तो धीरे धीरे, और बहुत सारे और भी मुद्दे थे, तो धीरे धीरे आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में तो पहले से दरार थी ही, और भी ये चीज बढ़ता ही है। तो इस चीज के होने से उनका कम नहीं हो जाता है, और भी जो दरार है उन दोनों के बीच में वो और भी बढ़ जाता है, ठीक है। और आगे चल के क्या होगा कि आपको मैंने बताया ही कि अगस्त प्रस्ताव आया, इसी का विरोध किया गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर आगे चल के क्रिप्स मिशन यानी कि फिर और लालच देते हैं, क्योंकि देखिए इस दौरान तो दूसरा विश्व युद्ध चलता ही होता है। तो वो फिर से जब भारतीय जो कांग्रेस भी ठुकरा देगी, आईएनसी भी ठुकरा देगी, तो फिर वो क्या करेंगे, 1942 में क्रिप्स मिशन देंगे। उसमें भी कुछ कुछ कानून होगा जिसकी वो बात करते हैं, हालांकि उसको भी ठुकरा दिया जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये एक ग्राउंड सेट कर देते हैं किस चीज के लिए, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, ठीक है। तो देखिए एक एक करके हमने अगस्त प्रस्ताव को एक एक चीज ढंग से, सारे कॉन्सेप्ट्स को विथ डेट, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, डोमिनियन स्टेटस की बात, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की बात, ठीक है, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1940 में। कहाँ से, तो पवनार वाले आश्रम से, महाराष्ट्र के, ठीक है। और ये कैसा था, नॉन वायलेंट तो होता ही उनका, प्लस में ये नॉन मास मूवमेंट था। इस चीज को भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, तो एक एक लोग जाके क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रही जो चुने गए थे
वो कौन थे? तो विनोबा भावे थे पहले, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये सारी चीजें हुई थी। और क्या होता है आगे चल के क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट होता है इसके बाद, ठीक है। तो हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे। The dash was announced in 1940 by Viceroy Lord Lillienthrough to gain the support of Indians in World War II. डैश की घोषणा 1940 में वाइसरॉय लॉर्ड लिलिंथ्रो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए किया गया था। तो किस चीज के लिए? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिलिंथ्रो के द्वारा, ठीक है। तो और क्यों किया जाता है? ताकि उनको क्या हो सके, भारतीयों का सहयोग मिल सके, सपोर्ट मिल सके दूसरे विश्व युद्ध को लड़ने में। क्योंकि क्या उनको डर था कि जापान जो है वो भारत पर भी अधिकार कर लेगी, अटैक कर देगी, ठीक है। तो कौन सा था वो? अगस्त प्रस्ताव था। और अगर आगे चल के अगस्त प्रस्ताव इसीलिए उन्होंने पेश किया था ताकि भारतीयों की उन्हें मदद मिल सके दूसरा विश्व युद्ध लड़ने में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? दिसंबर ऑफर तो हमने पढ़ा ही नहीं, मार्च ऑफर नहीं, जुलाई ऑफर, अगस्त के महीने में ये पेश किया गया था, इसलिए इसका नाम अगस्त ऑफर रखा गया था। और डेट आप याद रखना 8 अगस्त 1940। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विच मूवमेंट रिफॉर्म प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द आईएनसी बट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम लीग, ठीक है। किस आंदोलन, सुधार या प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगस्त प्रस्ताव में एक पॉइंट था कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको एक वीटो पावर दिया गया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और किसी पॉइंट से, किसी मुद्दे से अगर जो माइनॉरिटीज हैं वो अगर असहमत होगी, तो जब तक वो असहमत रहेगी, मतलब जब तक उनकी सहमति नहीं हो जाती है, तब तक क्या करेंगे, हम संविधान को लागू नहीं करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे फिर हम लागू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज वीटो पावर दी गई थी माइनॉरिटीज को। तो क्या हुआ था कि जो आईएनसी तो खारिज कर दिया था अगस्त प्रस्ताव का, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था, उसको स्वागत किया था। लेकिन क्योंकि उनका पाकिस्तान का डिमांड कंप्लीट नहीं होता है तो बाद में क्या करते हैं, वो भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने क्या किया था, इसका वेलकम किया था, स्वीकार किया था उसको। तो किस चीज का? अगस्त ऑफर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही जवाब हो जाएगा कि शुरुआत में जो है मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The August offer of 1940 was made by which official? 1940 का अगस्त प्रस्ताव किस अधिकारी द्वारा पेश किया गया था? तो देखिए इसमें नाम पूछ रहा है कि किसके द्वारा पेश किया गया था, बार बार हमने पढ़ लिया, डेट तो हमें याद ही है। डन। 8 अगस्त 1940 किसके द्वारा? तो उस समय के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिलिंथगो, ठीक है। तो किसके द्वारा? लॉर्ड लिलिंथगो के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही जवाब हो जाएगा। डन। चलिए अब देखिए ये अगस्त प्रस्ताव से बाकी तो मैंने सारी चीजें बताई दी थी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब चलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह पे आते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमने पढ़ा था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। अगर जगह पूछ ले आपसे तो महाराष्ट्र का जो वर्धा वाला जगह था वहां के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था। प्लस में ये कैसा था? नॉन वायलेंट, नॉन मास मूवमेंट था, यानी कि यहाँ पे भीड़ को इकट्ठा करके ये वाला जो आंदोलन था उसको ना, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, नाम से ही आप समझ रहे हो इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। और 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। कैसा था ये? नॉन वायलेंट था और कैसा था? नॉन मास मूवमेंट था, नॉन मास मूवमेंट था। डन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसका प्रत्यक्ष परिणाम था? तो देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रस्ताव या फिर कुछ भी वो पेश, जैसे साइमन कमीशन भी हुआ था, आपको याद होगा, ऑल इंडिया रिवोल्ट किया गया था उसके लिए। इसी तरीके से इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, सॉरी अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें जो उन्होंने बातों को रखा था, सबसे पहला तो डोमिनियन स्टेटस, इसी चीज का विरोध कर दिया गया कि हमें अब नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए थी, पूर्ण स्वराज चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। प्लस में जो भी और भी बहुत सारी चीजें थी, मुद्दा थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, इसी के बेसिस पे क्या हुआ था? इंडिविजुअल सत्याग्रह। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा चीज क्या था कि वो जो अंग्रेज थे वो भारतीयों से एक सहयोग चाहते थे कि हमें क्या दो, हमें जो है मदद करिए आप दूसरा विश्व युद्ध लड़ने में, यहाँ से लोग जो है वो हमारी सेना में शामिल हो और हमें मदद करे, क्योंकि उनकी कॉलोनी, अब उन्हें डर था कि ये कॉलोनी हमारे हाथ से चली जाएगी, ठीक है। तो किसका प्रत्यक्ष परिणाम था? तो अगस्त ऑफर का ही जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो प्रत्यक्ष परिणाम था। तो क्या है?
अगस्त ऑफर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। द सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही वॉज, वह दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, यही तो क्वेश्चन है हमारा। देखिए मैंने आपको बोला था ना, पहले दूसरे तीसरे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया था विनोबा भावे थे, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो तीनों को आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा तीनों में से। ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी है हमारे ब्रह्मदत्त, जो कि क्या थे? तीसरे सत्याग्रही थे। और ये लोग क्या कर रहे थे? गांव शहर जा रहे थे, वहां पे व्यक्तिगत तरीके से, यहाँ पे मास मूवमेंट नहीं था, ये व्यक्तिगत तरीके से क्या कर रहे थे? लोगों को ये कह रहे थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि वो लोग हमारे लोगों को जबरदस्ती जो है वो सेना में शामिल ना करे। ठीक है, और उनको गिरफ्तार भी किया गया था आगे चल के बहुत सारे सत्याग्रहियों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहीं तक था, और आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगस्त ऑफर को, इंडिविजुअल सत्याग्रह को मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक करके एक एक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, उनमें क्या क्या अंदर पॉइंट्स थी, वो सारी चीजों को आपको अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद इससे रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे महत्वपूर्ण, एक्सपेक्टेड, प्लस में जो इसमें इंपॉर्टेंट थे, वो सारी चीजों को मैंने आपसे डिस्कस किया। और देखिए मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप सबको बहुत ही अच्छे से पीछे ले गई मैं आपको, और सारी चीज़ों को मैंने बताया, क्योंकि देखिए इससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत मदद मिलेगा। देखिए अगर आपको क्विक रिवीजन करना है ना, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट को प्रिपेयर कर लेना, और फटाफट फटाफट आप इस तरीके से रिवीजन कर लोगे ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बैठ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी करो अपने रेलवे एग्जाम की, CBT 2 के लिए, और बाकी के लेक्चर्स भी हमारे जरूर देखो, साइंस की भी, स्टैटिक की भी, ताकि आप सबको एग्जाम क्रैक करने में मदद मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो गाइस, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।